सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज, इसको हमेशा याद रखना। बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे ही वैलिड है, चाहे वो एटम ले लो, आयन ले लो, सिस्टम ले लो, व्हाटएवर ले लो। वो एक से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन हो गया तो बोर साहब का नियम कानून फेल। चलेगा? तो ये कहानी अपने पास जो दोनों थ्योरीज पढ़ी, दैट इज डुअल नेचर। रेडियस एनर्जी का जो फॉर्मूला वो भी केवल सिंगल एटम टाइप में लागू हो। बिल्कुल, बोर साहब का सारा रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले, ऑर्बिट से रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे वैलिड होगा, मल्टीपल पे वैलिड नहीं है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस, हाइड्रोजन एटम, लिथियम प्लस 2, इन सब पे वैलिड होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि लिथियम एटम दे दिया जो आयन नहीं है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन दो नहीं निकले हुए हैं, तो उसमें ये वैलिड नहीं होगा। डन है? चलो, तो ये कहानी है अपने पास डी ब्रोगली साहब तक की, सॉरी हाइजेनबर्ग साहब तक की। ठीक है? फटाफट अपन आगे आते हैं। ठीक है? और जरा सा बात करते हैं अपन इनके क्वेश्चंस पे। तो एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फटाफट अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर लिया था, एक मिनट रुक जाओ। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है? सो अपन इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। चलो, ओके अमरजीत, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोलता क्या है कि पोजीशन, देखो मास दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, और बोलता क्या है कि उसकी वेलोसिटी, देखो ध्यान देना कि उसकी वेलोसिटी दी हुई है और उस वेलोसिटी में एरर भी दिया हुआ कि एरर कितना है, कितना परसेंट है। वेलोसिटी का एरर परसेंट आपको पता है, बोला है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन क्या होगा, बता सकते हो? वेलोसिटी का एरर इन द पोजीशन पता है आपको? कैसे पता है? तो सॉरी, वेलोसिटी का एरर पता है, कैसे पता है? तो वेलोसिटी का, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका परसेंटेज एरर दिया हुआ है, इन दोनों का यूज करो तो वेलोसिटी का एरर आ जाएगा। वेलोसिटी का एरर लाओ, पुट करो फॉर्मूले में, खटाखट आंसर आ जाएगा। तो शुरू हो जाओ फटाफट। वेलोसिटी का एरर निकालो, फॉर्मूले में डालो और बताओ कि पोजीशन का एरर कितना होगा, जल्दी से। वेलोसिटी का एरर निकालो, फॉर्मूले में डालो, पोजीशन का एरर बताओ। किससे किससे क्वेश्चन नहीं होगा मुझे ये बता दो भैया, ये क्वेश्चन तो नहीं होगा अपने से, हमको तो पता ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन देखे ही नहीं थे। बिल्कुल जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था वही है भाई, बस वो 2% था, ये 0.001% है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मतलब उसका मास पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स बता सकते हो, डेल्टा भी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कीजिए फटाफट। आज हो जाएगा? अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया, करो फटाफट सॉल्व। भैया किससे किससे सॉल्व नहीं होगा, जरा बता दीजिए मुझे मैसेज करके। तो किससे किससे सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं पता क्या करना है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है?
ठीक है अमरजीत, कोई बात नहीं। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है भाई? कोई ऐसा पता ही नहीं चल रहा है, हमको तो पता ही नहीं है, ये प्लैनेट का क्वेश्चन ही नहीं है, बताया नहीं है कभी। चलो ठीक है, जिसको सॉल्व नहीं होता यहाँ ध्यान दो। गुड रिया, चलो यहाँ ध्यान दीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी में एरर दिया हुआ है। वेलोसिटी में एरर का परसेंटेज दिया हुआ, तो एरर निकाल सकते हो, डेल्टा भी निकाल सकते हो कितना होगा। तो भैया डेल्टा भी कितना हो जाएगा, 300 इंटू 0.001 0.001 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया आपका डेल्टा वी। अब क्या करना है भैया, फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या बोलता है, बोलता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। अब अपने को पता है कि डेल्टा पी की जगह पर तो हम एम इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। अब क्यों इसमें रोना गाना मचाना भैया, अपने को पता है डेल्टा वी की वैल्यू, कैसे पता है, यहाँ से पता है। एम कैसे पता है, ये दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा एक्स आपसे पूछा है, ये आपको निकालना है। एच अपॉन 4 पाई का वैल्यू आपको पता है, वैल्यूज पुट करो, आंसर चला आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेना इसको आराम से। नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। बोलता क्या है, सॉल्व कर लेना उसको आराम से, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लो। बोलता क्या है, ये देखो 1986 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का। बोलता है कि रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसका वेवलेंथ है 200 एंगस्ट्रॉम और जिसका वेवलेंथ है 400 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 4000, 2000 और 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है। बताइए इन दोनों के एनर्जी का रेशियो कितना होगा। फटाफट सॉल्व करो, खटाखट आंसर बताओ, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। पोल लॉन्च नहीं होगा, दुखी हो गया पोल, छोड़ो। आंसर ऐसे मुझे भेजो, क्या होगा। एनर्जी का रेशियो पूछा है बस, क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं फोटोन की एनर्जी पे। बताओ एनर्जी का रेशियो कितना होगा। गुड निधि, गुड। वैष्णवी गड़बड़ कर दिए हो। वैष्णवी रेशियो देख लो किसका किसका पूछा है। प्रशांत ठीक है, शिवम ठीक है, अभिनव गड़बड़ किए हो, शिवांशु ठीक है, सिद्धार्थ ठीक है, अंजन गड़बड़ किए हो, आदर्श ठीक है, संदेश गड़बड़ किए हो। 2000 वाले की एनर्जी ऊपर रखनी है और 4000 वाले की नीचे रखनी है। धन्य हो प्रभु। एनर्जी ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम जब था, तब भैया कितना होगा, तो क्या लिखते हैं भैया, एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा कितना हो गया, 4000 हो गया। चाहो तो एंगस्ट्रॉम में बदलो, चाहो तो मीटर में बदलो, नहीं बदलोगे तो कोई समस्या नहीं है। डिवाइडेड बाई एनर्जी जब 2000 एंगस्ट्रॉम था, जब 2000 एंगस्ट्रॉम था, तब कितना, वही एच अपॉन 2000। खेल का तो हमको दिख रहा है क्या, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो E1/E2 हम सीधे अगर थोड़ा गणित समझोगे तो ये सीधे लिख सकते हैं λ2/λ1, मतलब 4000/2000। ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 2/1। किसको किसको ये खोपरे में नहीं गया भैया, हमको तो पता ही नहीं है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो हम कभी किए ही नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं है। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता क्या है, देखो ध्यान दो इसमें। बोलता क्या है कि कोई एक फोटोन जो है, बोलता क्या है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्टेशनरी स्टेट 1। इनफाइनाइट से फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 1 में आ रहा है। बोलता क्या है कि उस फोटोन का वेवलेंथ कितना होगा। इनफाइनाइट से फर्स्ट में आया, इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, 0। फर्स्ट में एनर्जी आपको पता है कि फर्स्ट में एनर्जी कितनी होती है। इनफाइनाइट का एनर्जी पता, फर्स्ट का एनर्जी पता, एनर्जी डिफरेंस निकालो, एच सी बाई लैम्डा लगा दो, फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा। शुरू हो जाओ।
अगर इनफाइनाइट से फर्स्ट में आया तो कितने एनर्जी का फोटोन देगा वो निकाल लो, वहां से वेवलेंथ पता चल जाएगा। शुरू हो जाओ फटाफट। सर स्क्रीन शेयर हट गया है। करो। गुड वैष्णवी, गुड इज। बस ये देख लेना कि यूनिट जो लगा रहे हो वो यूनिट सही है या कुछ भी लगाए जा रहे हो। यूनिट चेक कर लेना। नैनोमीटर लगा रहे हो तो देखो 9.1 इंटू 10⁻⁸ नैनोमीटर लिखा हुआ है। वो मीटर होगा कि नैनोमीटर होगा जो लोग भेज रहे हैं। चलो ठीक है, फटाफट देखो, यहाँ ध्यान दो, गौर फरमाइए। यहाँ पे इनफाइनाइट पे एनर्जी कितना होगा भाई? इनफाइनाइट पे एनर्जी कितना होगा? 0। डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है। एनर्जी एट द फर्स्ट ऑर्बिट कितना होता है भैया? पता है कितना होता है? -13.6 स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है। किसी भी फॉर्मेट में याद रखो तो 1/n वाला भी फॉर्मूला 1/स्क्वायर वाला फॉर्मूला में होता है। चलो तो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? इनफाइनाइट और इसका एनर्जी, तो भैया दिख रहा है कि डेल्टा होगा -13.6, तो मतलब एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया? 13.6 का। अब 13.6 का एनर्जी डिफरेंस है, किसके बराबर होगा? तो एसी लैम्डा। और याद करोगे तो मैंने नैनोमीटर में सीधे फॉर्मूला बताया है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए तो 1242 बटा लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई 13.6, तो ये आ जाएगा 91 नैनोमीटर। तो भैया आपका ये बताइए कि ऑप्शन नंबर डी कैसे आएगा? ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगर मीटर में देता करेक्ट, लेकिन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये
गलत है। चलेगा? कोई ऐसा जादू हो गया 10 क्वेश्चन तक देखे ही नहीं थे, कहना है हमको नहीं पता था ऐसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बोलता क्या है, ध्यान दो इसमें। बोलता क्या है, इनमें से कौन सा केस ऐसा है जिस केस में हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट है, उसी की तरह इन सब में से किसका ऑर्बिट होगा? तो आप इन सब का ऑर्बिट का रेडियस होगा बेसिकली। अब आप इन सब का रेडियस निकालो और मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट हाइड्रोजन के बराबर किसका होगा। क्वेश्चन, हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस निकालो कितना होगा, और इसमें चेक करके बताओ किसके साथ वो मैच कर रहा है, कौन से रेडियस के बराबर आ रहा है। फटाफट शुरू हो जाओ। और जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, वो हैंड रेज कर दो कि भैया हमको पता ही चला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या ऐसा क्वेश्चन हम नहीं किए हैं, कुछ भी कोई रीजन हो फटाफट बता दो, भैया हमको तो ये पता ही नहीं है ऐसा रीजन, कुछ कभी पढ़े ही नहीं थे ऐसा, बिना पढ़ाए क्वेश्चन दे दिए। गुड गुड। करो फटाफट। ठीक है पीयूष, वैष्णवी, प्राची, ठीक है। क्या हो गया ना, अभिनव कहाँ गया? बोलो अभिनव बाबू, क्या समस्या हो गया? हो गया? क्या बोलता है, अगर जिसको याद नहीं होगा फॉर्मूला उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो भैया फॉर्मूला याद करो, रेडियस का क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या बोलता है, 0.529 बाई, ये बोलता है ना फॉर्मूला। तो अपने को दिख रहा है 529, इससे क्या है, ये देखो n स्क्वायर से डायरेक्ट है और z से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं सीधे इस्तेमाल करता हूँ गणित का ज्ञान, r/r2 इक्वल्स टू n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर और ऊपर में z2 अपॉन z1, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है, मतलब ये रेशियो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हो, ये पूरी कहानी 1 होनी चाहिए। कब 1 होगी? इस केस में 1 होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि n की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, और z की वैल्यू कितनी है भैया, 4 है। n स्क्वायर बाई z करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। मुझे इतना बता दो कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया। भैया रेडियस निकाल लो, b+3 का है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का निकालो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का निकालो और b+3 के सेकंड का निकालो, आपको पता चल जाएगा कि दोनों का रेशियो जो आ रहा है, दोनों का जो रेडियस आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है सेकंड ऑर्बिट का। ये +3 है, ये तो कुछ नहीं। डन है, दोनों का निकालो, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट,
ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, ध्यान दीजिएगा। बोलता क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए अगर मास इतना है और वेलोसिटी इतना है। मतलब सोचो कितने फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। बस वेवलेंथ पूछा है, बस सीधे फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, सोचना ही नहीं है। बोलो भाई, बोलो जावेद, क्या समस्या हो गई? सर मैसेज मेरा नहीं जा रहा है। क्या सर मैसेज कर रहे हैं तो नहीं जा रहा है। अच्छा, मैसेज जा ही नहीं रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है, एक बार फिर देखता हूँ मैं, एक बार हो सकता है कोई सेटिंग वेटिंग प्रॉब्लम हो। सबका तो आ रहा है बाबू। देखो एक बार अपने से एक बार जूम आउट, जूम में लॉग आउट कर, अरे एक बार सेशन को छोड़ के वापस ज्वाइन करके देखो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। करो भैया फटाफट। देखो ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई मेरे को ही मैसेज भेजना, सेलेक्ट कर लेना मेरा नाम, ठीक है? सिद्धांत बोल रहा है कि ऐसा होता है कि सेशन छोड़ देने के बाद फिर आपको मैसेज देख के करना पड़ता है कि सही, मतलब जिसको भेज रहे हो वो चूज कर लो, उसमें से चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। तो चेंज कर ले मेरे भाई, तब मैसेज कर। इतने तो टेक्निकली अच्छे होते हैं यार हम। करो फटाफट सॉल्व इसको। मास ध्यान रखना है कि मास ग्राम में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये गलती मत कर दीजिएगा कि मास केजी में ले लेना, वरना समस्या होगा। रेवांश ठीक है, अंजन ठीक है। मतलब इससे फर्जी क्वेश्चन क्या आएगा यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वैष्णवी एक बार चेक करो बेटा ऑप्शन। इससे फर्जी, इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बताओ? चलो ध्यान दो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? H/mv है ना? चलो भैया क्या करना है यार, H की वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू 100। कैसे किया भाई? तो ध्यान दो, ये अपने पास हो गया मास इन टर्म्स ऑफ केजी, ये हो गया अपने पास वेलोसिटी। अब देखो भैया यहाँ गौर फरमाओगे तो आपको दिखेगा 10⁻³ और 100, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? तो यहाँ गौर फरमाओ, देखो ये 6.63 ये लगभग कैंसिल हो जाएगा, हमको इतना अप्रोक्सीमेशन लेके चलना पड़ता है। कहाँ गई दीक्षा? ये दिख रहा है 6.6 और 6.63 को भी हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है? चलो, तो इतना अप्रोक्सीमेशन आपको लेके चलना होता है, जब आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो आपको इतना अप्रोक्सीमेशन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भैया कितना हो गया? 10⁻34, ठीक है? ये आपका आ गया +3 यहाँ से, और यहाँ से आ गया -2। या तो ऐसे कर लो, या फिर मतलब जैसे चॉइस आपकी है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई मना नहीं है। चाहो तो यहीं पे आप यहीं पे कैंसिल कर सकते थे, -3 100 है, -1 को लेकर ऊपर कर सकते थे, तो ये 10 कितना हो गया? -33 हो गया। यूनिट क्या रह जाएगा? मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। बोल रही है 14 में जेईई में ऑनलाइन हुआ था क्या? निधि 2011 से, आई गेस 2011 या 12 से ऑनलाइन के ऑप्शंस आने लगे थे। मतलब आपकी चॉइस, आप चाहो तो ऑनलाइन दे दो, चाहो तो ऑफलाइन दे दो, ठीक है? कंपलसरी ये हुआ है शायद 2015 के बाद, 15 या 16 के बाद ये कंपलसरी हो गया, सारे ऑनलाइन होंगे। पहले दोनों ऑप्शन आता था, ऑनलाइन ऑफलाइन का, दोनों का जो आपको देना आप चूज कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ऐसा है जिसको इसमें जादू हो गया तो बता दो भैया। देख ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला याद है, करोगे आंसर आएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, बैठ कर रिसर्च नहीं कर पाओगे कि भैया वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। हमको तो पता ही नहीं है, मास्टर जी को पढ़ाए ही नहीं थे वेवलेंथ निकालना, वो भी इलेक्ट्रॉन का, वो तो हमको आज तक पता नहीं है।
और अच्छा 6.63 kg। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का ही निकालते हैं, किसी और का नहीं निकाल सकते। तो भैया आप किसी का भी निकाल सकते हो, मैक्रो पार्टिकल का भी, हालांकि उसका एग्जिस्टेंस भले ना हो। देखो ये 6.63 है ना, तो ये भी क्या है, मैक्रो पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है। बड़ा पार्टिकल स्टिल उसका देखो ये जो है ना, ये बहुत छोटा आ रहा है, बट आ तो रहा है ना, पॉइंट ये है। बिल्कुल मीनू, मास केजी में होगा ना बच्चा, हमेशा ऐसा यूनिट लेते हैं, मास ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोलता क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट ई बाई एम रेशियो बताना है। ई बाई एम रेशियो का मतलब क्या होता है, चार्ज बाई मास रेशियो का मैग्नीट्यूड बताना है, याद रखना मैग्नीट्यूड। ठीक है, ई बाई एम का मैग्नीट्यूड, उसमें क्या है, ई का मतलब होता है चार्ज, एम का मतलब होता है मास। तो सारे पार्टिकल्स का चार्ज और मास रखो आपको फटाफट और कैलकुलेट करो। ये चार्ज में निगेटिव पॉजिटिव मत रख ले लगना कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है इसका पॉजिटिव होता है, वो नहीं रखना आपने को। ठीक है, करो सॉल्व। करो, चार्ज बाई मास रेशियो। अल्फा पार्टिकल सबको पता है क्या होता है, अल्फा पार्टिकल याद करो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तो बताया था अल्फा पार्टिकल क्या होता है। करो फटाफट। वैष्णवी गलत है, मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, याद रखना। आनंद गलत है, सिद्धार्थ गलत है, आरीज सही है। वेरी गुड आरीज। रिया सही है, तो गलत है ये। करो, नितेश सही है। अरे कोई बात नहीं, वॉइस लैग हो रहा है तो काहे परेशान हो रहे हो, लैग हो रहा है तो होने दो। क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन करो, लैग हो रहा है। अनमोल ठीक है, पीयूष ठीक है। चलो भैया ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारी जनता। ई बाई एम मतलब क्या है, चार्ज बाई मास। अब ये तो आपको याद रखना होगा कि इसका चार्ज कितना, किसका मास कितना, ये हवा में नहीं होगा। ठीक है, चलो बोलता है इलेक्ट्रॉन का, भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास निकालो कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो हमको पता है कि इसका चार्ज कितना, इसका मास कितना। इसका चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31। मैग्नीट्यूड लेना मैंने पहले बता दिया है, मैग्नीट्यूड लोगे। ठीक है, उसके बाद बात करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन के बाद किसका, न्यूट्रॉन दिया है, फिर प्रोटॉन पे बात करेंगे, फिर अल्फा पे बात करेंगे। चलो शुरू हो जाओ भैया सबके लिए। न्यूट्रॉन के लिए 0 बटा इसका मास कुछ भी रहे उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भैया न्यूट्रॉन सबसे कम आने वाला है, ये तो यहीं पर अपने को दिख गया। ठीक है, थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे ना तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, हवा में भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होता है। मास कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। एमयू के बराबर इसका मास होता है, 1 एमयू बोलो या 1 प्रोटॉन बोलो। ठीक है, अल्फा पे चार्ज कितना होता है, अल्फा होता है हीलियम प्लस 2 आयन। हीलियम प्लस 2 आयन, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसका चार्ज कितना होगा, तो ये जितना चार्ज होगा इसका ट्वाइस, तो 2 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻19, ये एक प्रोटॉन का चार्ज इंटू 2 कर लिया। नीचे में मास कितना होगा, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। क्यों? क्योंकि भैया 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो एमयू कितना हो गया 4। अब भैया गौर फरमाओ, इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा, क्योंकि इसका मास जो है वो सबसे छोटा है इन तीनों में। ये देखो, ये देखो, इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा, मतलब उसका ई जो चार्ज मास रेशियो होगा वो सबसे बड़ा आएगा। इसका सबसे छोटा आएगा क्योंकि ये 0 आ रहा है, तो ये सबसे छोटा होगा। ये दोनों को बाद में देखेंगे। मतलब अपने को दिख गया कि अच्छा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब सी और डी में से जो होगा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब गौर फरमाओ तो दिखेगा क्या कि भैया ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज इसमें और इसमें कॉमन ही है। ठीक है, ये 2/4 लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा है। 2/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2। बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, 1/2। तो ये दिख रहा है कि अल्फा जो है ये हाफ ऑफ चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन का ज्यादा होगा, अल्फा का कम होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भैया कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। चलेगा? कोई ऐसा जो कहना चाहता है भैया हमको तो समझ में ही नहीं आया, कौन सा गणित लगा लिए? कोई ऐसा है भैया जिसको ये गणित समझ में नहीं आया, जादू हो गया हो? जो मर्जी सो लगाए जा रहे हो। नहीं आया, क्या बात। मीनू ऑडियो ऑन करो, मीनू ऑडियो ऑन कीजिए बाबू। हाँ सर, वैल्यू कर सारे लिए। पुट करने आ गए? ठीक, यस क्या सर। हुआ नहीं हुआ? आंसर आ सर गया? हो गया, लेकिन सर 2 का तो आ गया, लेकिन प्रोटॉन और अल्फा का नहीं आया। अच्छा, प्रोटॉन अल्फा का नहीं आया। मुझे ये बताओ कि ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, अच्छा अल्फा पता है ना क्या होता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। हाँ सर पता है। ठीक है, ये बताओ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है, ऊपर और नीचे वाली पूरी पूरी, ये वो जो पूरी सर वैल्यू वो और ये सर जो तो पूरी वैल्यू। हाँ सर वो कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से। वो तो बाबू वही तो बोला, देखो प्रोटॉन का जो भी चार्ज में मास रेशियो आया है, अल्फा उसका क्या है, जस्ट हाफ है ना, ये पूरी वैल्यू के आगे यस हाफ सर। लगा हुआ है। मतलब यस छोटा सर। कौन है, अल्फा की प्रोटॉन? सर अल्फा छोटा है। अल्फा छोटा है ना, तो बस काम खत्म है, अल्फा छोटा है प्रोटॉन बड़ा। हाँ सर समझ आ गया। हाँ जी, और कोई जिसको ये जादू हो गया है, पता ही नहीं चला क्या हो गया? डन है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोलता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो कि न्यूक्लियर मॉडल को एस्टेब्लिश करता है, उसके बारे में पूछा ये 4 स्टेटमेंट। चेक करो स्टेटमेंट कौन सा आपको सही लगता है। ठीक है, कौन से बीम का इस्तेमाल किया गया था? निधि कुछ पूछना चाहती है, बोलो निधि, क्या समस्या हो गया? सर स्लाइड पीछे कीजिए ना, अल्फा पार्टिकल वाला समझ नहीं आया, मेरा नेटवर्क ये हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है निधि? सर He+2 आयन। He+2 होता है, उस पर चार्ज कितना होगा? +2 होगा। यस सर। चार्ज उस पर +2 होगा, मास उसका कितना होगा ये बताओ मेरे को? 4 mu होगा। यस सर। ये जो नीचे की पूरी कहानी लिखा हो इसमें कोई समस्या ये नहीं लिख सकता हूँ मैं? देखो तो ये जो लिखा है मैंने, 2 इसका 2 इंटू चार्ज ऑन द सिंगल प्रोटॉन, 4 इंटू AMU वाला जो मास होता है वो, इसको यस ग्राम में सर। करके यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर अब मुझे समझ ये बताओ कि ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली पहली वैल्यू, पूरी वैल्यू क्या है, सेम है? यस सर समझ गए। अरे कुछ नहीं, देखो इतना गणित लगाने का जरूरत ही नहीं था, अगर सोच के देखोगे तो 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन चार्ज और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। प्रोटॉन में क्या था, 8 प्रोटॉन प्लस 1 चार्ज। अल्फा में क्या है, 2 + 2 चार्ज, मतलब +2 चार्ज, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसे सीधे कह सकते हो। न्यूट्रॉन का मतलब मास क्या आता है, प्रोटॉन के बराबर ही 4 प्रोटॉन। अब 4 प्रोटॉन पे 2 चार्ज और 1 प्रोटॉन पे 1 चार्ज, बड़ा रेशियो कौन सा है, 1 प्रोटॉन पे 1 चार्ज का। 1 प्रोटॉन पे 1 चार्ज का मतलब प्रोटॉन का चार्ज बाई मास रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो बोलता है कि भैया 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलता है कि भैया इसमें से कौन सा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में वैलिड बात बोली गई। अब मुझे आराम से सोचो और बताओ कौन सा सही लगता है इसमें।
बीटा पार्टिकल डाला, गामा पार्टिकल डाला, हीलियम एटम डाला या हीलियम न्यूक्लियाई डाला? क्या डाला था भैया? हीलियम न्यूक्लियाई डाला था। ठीक है, दिख रहा है अपने को कि भैया क्या होता है, He+2 होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा इज He+2। He+2 का मतलब क्या हो गया भैया? हीलियम न्यूक्लियाई हो गया। हमको पता है He+2 का मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। देखो ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ब्रोडिंग, ये इसमें सॉरी क्या बोल रहा हूँ, श्रोडिंगर बोल रहा हूँ। हाँ, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ एंगुलर मोमेंटम फिफ्थ ऑर्बिट का कितना होगा? देखो 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या है, ये क्या चाहता है, सीधे फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा। सिक्स्थ ऑर्बिट का बोलता है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, नहीं बता सकते एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, फॉर्मूला नहीं पता अपने को, पता है ना? बताओ फटाफट क्या होगा। फिफ्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? गुड निधि, गुड वैष्णवी, गुड अमरजीत, गुड अंजन, गुड अभिषेक, गुड आदर्श, गुड रिवांश। जिसको फॉर्मूला नहीं याद है उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसको फॉर्मूला नहीं याद है, जिसको बताया है फॉर्मूला, वो नहीं याद रखोगे तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर तो सोचना ही बेकार है यार। फॉर्मूला याद है तो ही क्वेश्चन होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो भैया क्या है फॉर्मूला, आपने को पता है कि अच्छा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, एमवीआर इक्वल्स टू क्या आता था, NH/2 पाई। और इसी एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते थे, एल बोलते थे। अपने को दिख रहा है, एन की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, 2 पाई पता है। एन कितना है 5, 5h/2 पाई। ये कितना हो गया 2.5h/पाई। बहुत टफ क्वेश्चन है ना ये? कितना टफ क्वेश्चन बताओ तो, जेई वाले कितना टफ क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत टफ पूछते हैं। डेरिवेशन पूछा है इसका, बताओ कुछ कुछ इसमें चेंज कर दिया है। कितना टफ क्वेश्चन पूछा है ना, कैलकुलेशन भी बहुत टफ है इसमें तो। चलो नेक्स्ट, बोलता है कि एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इतना है। देखो ध्यान दो, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना। मतलब ये बताने की जरूरत थी अपने को, ऐसे पता है 13.6 होता है। बोलता है पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट। इसमें से कौन सा एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल वैल्यू है? एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, स्टेट्स दिया ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी है, मोर देन वन करेक्ट है, एक से अधिक सही हो सकता है। बताओ इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है एक्साइटेड स्टेट में वैल्यू? अगर याद होगा ना, जिसको याद होगा, मैंने 3-4 का जो वैल्यू याद करने के लिए बोला था, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का वैल्यू याद करने के लिए, वो सीधे बता सकते हो, सीधे बता सकते हो कि क्या होगा आंसर, निकालने की जरूरत भी नहीं है। गुड अंजन, शाकिब, 2 आंसर है इसके सही। आनंद गड़बड़ है, वैष्णवी ठीक है बट 2 आंसर करेक्ट है बाबू इसके। पीयूष सही है, दीक्षा सही है। याद आया कुछ सारे ऑर्बिट्स के एनर्जी? आनंद ठीक है। क्या होता है 13.6, याद करो क्या क्या होता है। पहला का -13.6, दूसरा -3.4, तीसरा -1.5, चौथा -0.85। कौन कौन सा एक्साइटेड स्टेट का पॉसिबल है? तो भैया 3.4, 1.5 दोनों ही पॉसिबल है, मतलब ए और डी दोनों पॉसिबल है। रिया क्या समस्या हो गया बोलो, कहाँ गई रिया? हैंड रेज करो, बोलो क्या समस्या हो गया, मैं अनम्यूट करता हूँ। कहाँ गई बच्चा? अरे कहाँ है? बोलो रिया क्या समस्या हो गया? नो सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, वो गलती से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, ध्यान दो। 2011 का क्वेश्चन है एडवांस का।
कुछ मेटल के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, बोलता क्या है, नंबर ऑफ मेटल विच शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन दिखाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब दिखता है? जब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वर्क फंक्शन से बड़ा या ग्रेटर हो जाए, बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। इस इक्वेशन को सेट कर लो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें से चेक करो, जिस जिस केस में बड़ा होगा वो हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं होगा, मुझे ये बता दो पहले, किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक दिखेगा ये बता सकते हो? कोई ऐसा जो नहीं बता सकता तो बता दो कि भैया हमको तो पता नहीं है कैसे सॉल्व होगा। कोई अगर ऐसा कहना चाहता है कि हमको नहीं पता ये कैसे सॉल्व होगा तो फटाफट बता दो कि हमको नहीं पता। ऐसा नहीं पढ़े कभी भी। कब होगा? जब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से बड़ा या बराबर हो जाए। चलेगा? 2011 का क्वेश्चन है ये। बड़े आगे, चलो ये कर लेना सॉल्व आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे करना है इसको, नहीं हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा है, कितना टफ क्वेश्चन है 2006 का, कितना बहुत टफ क्वेश्चन है यार। बोलता क्या है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, मास दिया हुआ है, देखो अच्छे लोग हैं मास दे देते हैं। बोलते क्या वेलोसिटी इतना है, बताओ इसका परसेंटेज एरर इतना है, बताओ कितना होगा उसका पोजीशन में डेल्टा एक्स, मतलब पोजीशन में एरर कितना होगा, डेल्टा एक्स बताओ फटाफट। ऐसे क्वेश्चन 4-5 कर चुके हैं, करो इसको फटाफट और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आएगा। मिनट भी नहीं लगने वाले ऐसे क्वेश्चन में, 1 मिनट भी लगता है ना बहुत ज्यादा दे दिया, अगर दे दिए तो। चलो सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये रहने दो। नेक्स्ट बोलता है, साकिब कुछ कहना चाहता है, बोलो साकिब क्या कहना चाहते हो भाई, बोलो साकिब क्या कहना चाहता है। चलो बोर्स मॉडल के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, बताइए इसमें से क्या सही है, ये बताओ मेरे को, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है बोर्स मॉडल के बारे में, क्या सही है भाई। अपने को पता है कि भैया बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वैलिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी चलेगा। चलो अब अपन आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे, बहुत हो गया। कोई ऐसा जिसको इतने क्वेश्चन में समस्या है तो बता दो। इतने जितने क्वेश्चंस किए इसमें जो 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 वो दिमाग में बैठा के चलते हो ना, पता नहीं वेव क्या है, पता नहीं पार्टिकल क्या है, पता नहीं ये क्या है वो क्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा? ठीक है, बस सीधा इतना सा है कि अगर फॉर्मूले को कायदे से लगाने आता है, कॉन्सेप्ट अगर ढंग से समझते हो तो कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलो बोलता क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, स्टार्क और जीमेन इफेक्ट। शिवांशु, स्टार्क और जीमेन इफेक्ट अपने को पढ़ना नहीं है, इसकी जो कमियां है वो मैं ये पढ़ा लूं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझा लेता हूं, उसके बाद मैं उस पर डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक ऐसा हाइपोथेसिस है, एक ऐसी थियरी है, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ एक थियरी है। एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता ये किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब ये थियरी बोलती क्या है? तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था श्रोडिंगर, ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है श्रोडिंगर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि बस उन्होंने एजम्पशंस लिए, ठीक है, और इस एजम्पशंस को बड़े प्यार से सुनना, बड़े अच्छे एजम्पशंस थे, ठीक है।
वो कहते क्या है कि एक डब्बा लूंगा मैं, एक डब्बा लिया, ठीक है, एक डब्बा ले लिया उन्होंने, ये एक डब्बा है, और इस डब्बे के अंदर में ना वो एक बिल्ली को रख देते हैं, ठीक है। तो चलो भैया एक बिल्ली है इसके अंदर में, इसको प्यार से समझने की कोशिश करोगे ना तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। और इसमें कोई रिसर्च नहीं करना, ये बात ध्यान रखना है, इसमें कोई रिसर्च नहीं करना है। जितना सिलेबस में बस हम इस चीज को ना बस ऊपर से लेयर से टच करते हुए निकल जाते हैं, हम इसके कभी डेप्थ में नहीं जाते। डेप्थ में जाओगे तो पूरा साल भी खत्म हो जाएगा तो भी ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। मतलब ऐसा कहते हैं ना क्वांटम मॉडल के बारे में कि भैया ये ऐसी चीज है, ठीक है, जो कहता है कि समझ लिया उसने इसको कभी नहीं समझा, ऐसी कहानी है, ठीक है। फेमैन का एक स्टेटमेंट है, मैं भूल गया एग्जैक्टली कैसा है, कुछ ऐसे ही कहते हैं कि जिसको ये समझ में आ गया उसको एक्चुअल में कभी समझ नहीं आया, ठीक है। तो बड़ा गजब का कहानी है ये। तो इसको हम बड़े प्यार से, जो काम की चीजें अपन उस पर बस बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बिल्ली को इसमें बैठा रहे हैं, ठीक है, ये एक बिल्ली है, एजम्पशन ले लेना कि एक बिल्ली है, ठीक है। चलो, तो कहते क्या है कि डब्बा है, एक डब्बे के अंदर एक बिल्ली को बंद कर दिया। उस डब्बे के अंदर क्या है, इस डब्बे के अंदर में एक जार रखा हुआ है, ठीक है। और इस जार में क्या है ना, इस जार को थ्रेड से बांध दिया है, थ्रेड से बांध के टांग दिया है, ठीक है, थ्रेड से बांध के टांग दिया है। और ये जो जार है ना, इस जार के अंदर में पॉइजन है, जहर है इसके अंदर में। चलो, बिल्ली को डब्बे में बंद कर दिया, जार के अंदर जहर है, वो चले गए। अब कहते क्या है कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ठीक है। अगर मैं वापस आऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, वहां दो पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि वो बिल्ली जो है वो डेड हो, या हो सकता है वो बिल्ली अलाइव हो। डेड और अलाइव में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो डेड हो या तो अलाइव हो, या तो जिंदा हो या तो मर गई हो, ठीक है। लेकिन बात क्या है ना कि जब वो वापस आएंगे तो उनके साथ कंडीशन क्या है ना कि वो खोल के डब्बे को देख नहीं सकते कि बिल्ली को हुआ क्या है, ठीक है। वो डब्बे को खोल के देख नहीं सकते कि बिल्ली को हुआ क्या है, वो डब्बा बंद है, वो डब्बा बंद ही रहेगा। लेकिन उनसे पूछा गया कि बताइए क्या हुआ है। अगर बिल्ली ने उस पॉइजन को टच किया होगा, क्योंकि बिल्ली खुराफाती होती है, तो अगर उसने गलती से उस पॉइजन को हल्का सा भी टच किया होगा तो बिल्ली का खेल खत्म है। और अगर उसने टच नहीं किया तो बिल्ली बची होगी। डब्बे में बंद करके चले गए, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है। वो जब वापस आते हैं तो बस वो उनको बैठ के डिसाइड करना है कि अंदर में क्या हुआ है, बिल्ली जिंदा है या मर गई है। बाहर से देख के कुछ नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं या तो जिंदा होगी या तो मर गई होगी, मतलब दोनों ही चीज कहेंगे। ये जो दोनों चीज कहने वाली जो बिहेवियर है कि वो जिंदा भी होगी और मर भी गई होगी, इसी पे पूरी कहानी बेस्ड है इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। बिल्कुल वैसे ही है जैसे थोड़ा वेव और पार्टिकल वाला, कि वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों ही है। उसी तरीके से यहाँ पे जिंदा भी है और मर भी गई है। यही है पूरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बेस। तो देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसका कहने का मतलब ये कि भैया या तो जिंदा है या तो मर गई है। अब पता नहीं कि क्या है हमको, कुछ तो लेकिन हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो बोलते क्या है कि जो इसका रिजल्ट होगा ना वो सुपर इम्पोज रिजल्ट होगा, सुपर पोजिशन से उसका रिजल्ट आएगा। अब सुपर पोजिशन से रिजल्ट का मतलब क्या है, सुपर पोजिशन से रिजल्ट का मतलब क्या है कि ये जो बिल्ली है ना, एक ऐसी बिल्ली को बनाओ, एक ऐसी बिल्ली को बनाओ। तो बिल्ली को बनाया मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बनाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं एक ऐसे बिल्ली को बनाओ, एक ऐसे बिल्ली को बनाओ जिसमें आधा जो बिल्ली है वो जिंदा हो, आधा जो बिल्ली है वो डेड, वो मर गई हो। आपको ऐसे बनाना है उस बिल्ली को, ठीक है। तो आधी बिल्ली आपकी जिंदा है और आधी बिल्ली का खेल क्या है,
खत्म है। आप ऐसी बिल्ली बनाए कि आधा जिंदा और आधा मर गई है। तो इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन, कि भैया आपकी कैट जो है एट द सेम टाइम आधी जिंदा है और एट द सेम टाइम आधी मर गई है। तो ये भैया आधी जिंदा है आधी अलाइव है। देखो ये आधा पार्ट जो ऊपर बना है इसका मतलब है कि आधी क्या है, जिंदा है और आधी क्या है, मर गई है। ऐसा ही है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम डिफाइंड, पूरा पूरा एटम का सिस्टम ऐसे ही डिफाइंड है। इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है बिल्कुल ऐसे ही डिफाइंड है। हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ है, हमको कुछ नहीं पता है, हमको बस अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, है कि नहीं है ये हमको नहीं पता है। अब इस चीज को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। पंखा घूमते हुए देखे हो ना, ठीक है। जब पंखा घूमता है तो एक चीज ऑब्जर्व किए, जब मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस एग्जांपल का एक भविष्य में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जब पंखा घूमता है तो अपने को ये पता होता है कि वो इतने दूर के एरिया में घूम रहा है, ये तो पता होता है ना, ये दिखता है अपने को इतने दूर के एरिया में घूम रहा है। लेकिन कोई बोलेगा बताओ ब्लेड कहाँ है। अब जैसे किसी ने बोला कि ब्लेड कहाँ है ये तुमको बताना है, तो तुम उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे? नहीं बता सकते। लेकिन तुम ये जरूर बता सकते हो, देखो पंखा जब घूमता है तो तुम उसमें क्या बता सकते हो क्या नहीं बता सकते। तो इस चीज को गौर फरमाना। ये ब्लेड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, फैन का ब्लेड ऐसे घूमता है, गोल गोल घूमेगा, ये स्पीड में घूमेगा। जब ये स्पीड में घूमेगा, जब ये पहले ऐसे था, जब ये स्पीड में घूमेगा तो इसकी कहानी कैसी होगी भैया? तो अपने को पता है कि भैया इसकी कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये गोल 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 ऐसे घूम रहा है और इसमें कहीं भी अभी ये ब्लेड हो सकता है, हमको नहीं पता ये कहाँ होगा, ठीक है। तो ये ब्लेड कहाँ है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है, देखो ये गौर फरमाना इंपॉर्टेंट चीज, हमको क्या पता और क्या नहीं पता। हमको ये पता है कि वो इतने दूर में ही होगा, देखो ध्यान दो, हमको यहाँ क्या पता है, हमको ये पता है कि जो भी ब्लेड होगा वो इतने दूर में ही होगा, इससे बाहर तो नहीं होगा। लेकिन इतने दूर में एग्जैक्टली कहाँ है ये हमको नहीं पता है। मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ा उसके बारे में आइडिया है कि वो कहाँ हो सकता है, एग्जैक्ट कहाँ है हमको इसका आइडिया नहीं है। और यही चीज हाइजेनबर्ग साहब सिखा के गए और डी ब्रॉगली साहब भी बता के गए कि भैया वेव वाला नेचर तो ऐसा ही था, पार्टिकल वेव का, कि भैया पार्टिकल जिसको आप मानते थे वेव है, मतलब बहुत जगह है, फैला हुआ है। डी ब्रॉगली साहब क्या बोलते थे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इन दोनों को मर्ज कर दो। श्रोडिंगर साहब क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता इलेक्ट्रॉन के बारे में, आपको ये पता है कि हो सकता है, कहाँ होगा, कहाँ एग्जैक्टली है नहीं है हमको कोई आइडिया नहीं है। यही कहानी है डी ब्रॉगली साहब, सॉरी यही कहानी है श्रोडिंगर साहब का। तो पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का, अच्छा अब चलो ये मान लो हमने फैन के बारे में पता कर लिया कि भैया ये फैन की कहानी तो ऐसी है, क्योंकि हम तो फैन देखे हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपने उस समय भी नहीं देखा था, फिर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता कीजिएगा? ये फैन, ये जो फैन है ये नॉन मूविंग है और ये मूविंग है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता कीजिएगा? तो श्रोडिंगर साहब बोलते हैं ना कि मेरे पास कलम किताब है ना, कलम किताब कॉपी है ना, बस इतने से पता कर लूंगा मैं, तो बस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके मैं पता कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ मिलने की उम्मीद है, ठीक है। जैसे इस केस में हमको इसके अंदर में ब्लेड कहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं कि भैया यहाँ हो सकता है 2/3 पार्ट हो, यहाँ पे हो सकता है 5/3 पार्ट हो, ये बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी की। लेकिन इधर तो 0 ये हम कंफर्म है कि भैया इधर तो ब्लेड कभी किसी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अब अंदर में कहाँ मिलेगा वो पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है, लेकिन भैया बाहर में तो नहीं मिलेगा। वैसी कहानी इलेक्ट्रॉन की है कि एटम के अंदर में, जो आप बोल रहे थे ना कि एटम के अंदर में इस ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, कुछ पता नहीं है आपको, कुछ भी पता नहीं है आपको। क्या पता है आपको? ये पता है कि हो सकता है कि एटम इतने दूर के, ये कुछ रैंडम सा जगह बना दे रहा हूँ, कुछ रैंडम सा इतना जगह बना दिया, हो सकता है कि एटम, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं हो, यहाँ नहीं होगा ये बोलूंगा, यहाँ नहीं होगा ये बोल सकता हूँ, लेकिन इसमें एग्जैक्टली कहाँ होगा ये हमको नहीं पता है। ये हो सकता है कि यहाँ 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 कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा हो, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। याद करो तो डायग्राम कुछ दिन पहले ही बनाया था। यही कहानी है जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कितनी है, इसी पे पूरी कहानी ये बेस्ड है। मुझे ये बता दो कि ये कहानी कहना क्या चाहती है जिसको समझ में नहीं आया हो। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हमको समझ में नहीं आया कि पूरी कहानी है क्या? ठीक है, चलो
सिंपल से आसान भाषा में बोलूं तो आसान भाषा में इतना है कि आप इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है जो आप उसको बता दीजिए कि इस रास्ते में चल रहा है, ठीक है, उसके पास वेवी नेचर है, वो वेवी नेचर के साथ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया वो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कहाँ एग्जैक्ट कर रहा है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही इस जगह पे होगा, बस अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्टली कहाँ होगा इसके बारे में हमको कोई भी ज्ञान नहीं है। यही कहानी है श्रोडिंगर साहब की, श्रोडिंगर साहब जो समझाना चाहते थे। अब बात आती है कि ठीक है यार उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो किए वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे हैं, तो जरा उस पर गौर फरमाते हैं उनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। ये है पूरी की पूरी बिल्ली वाली स्टोरी, ठीक है, पूरी बिल्ली वाली स्टोरी। अब तो ये बिल्ली वाली स्टोरी क्या कहती है, ये जो आपको यहाँ ब्लर इमेज दिख रहा है, ये ब्लर इमेज जो दिख रहा है, ये ब्लर इमेज यही कहना चाहता है कि बिल्ली जिंदा भी है और बिल्ली मर भी गई है। We can't define state of the cat or what happened after the camera flash. हमको नहीं पता है, अब यहाँ कैमरा के एस्पेक्ट में बात कर रहा है, स्टोरी को अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हो, कहानी बस इतनी है भैया हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि बिल्ली की कहानी कैसी है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं दो चीज की, या तो जिंदा होगा या तो मर गया होगा, कोई तीसरा कहानी तो नहीं हुआ होगा। और बिल्ली उसमें है ये भी हमको पता है कि बिल्ली है तो उस डब्बे के अंदर ही, तो कुछ पता होना कुछ ना होना इसी का मिक्सचर है ये अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो वेव इक्वेशन बोलती क्या, श्रोडिंगर साहब कैसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, तो उन्होंने देखो ये फैन वाला एग्जांपल है, ठीक है, कि भैया फैन घूम रहा है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली कि कहाँ है उसका ब्लेड। अब चलो ये जो लाइन लिखा है इस लाइन को आराम से पढ़ो, खुद से पढ़ो एक बार कि ये कहना क्या चाहता है, आराम से रीडिंग डालो इसको, आराम से, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस पढ़ो इसको। चलो क्या कहना चाहता है ये कि भैया आपने पहले के जो मॉडल्स पढ़े थे उसमें क्या कहानी था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में डेफिनेट ऑर्बिट डेफिनेट हर चीज बता लेते थे कि भैया यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है। क्वांटम मॉडल बोलता है कि नहीं आप डेफिनेटली नहीं बता सकते कहाँ है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कहाँ है, आप बस अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि कहाँ पे हो सकता है। ये क्यों है, क्योंकि वेव और पार्टिकल नेचर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको एक और भी चीज पता है कि भैया एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन भी हम नहीं बता सकते, तो इस वजह से ये सारा रायता फैल गया है। अब यहाँ एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं, कहाँ गया, छोड़ो पता नहीं कहाँ दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ वैष्णवी, एक चीज इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको एक और भी टर्म बोला जाता है, दैट इज, इसको अलग मतलब इसमें जो जैसे दिया हुआ है उस तरीके से मैं बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी इनसाइड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं, यही चीज है आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, फैन इतने दूर में घूम रहा है, इतने दूर में घूम रहा है, और इधर बिल्कुल कोई चांस नहीं है मिलने का, लेकिन क्या ये गारंटी है कि इतने दूर में मैं जहां पे भी ये डॉट बनाऊंगा वहां हमें फैन मिल ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी है? यहाँ 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 मान लो कहीं मैं डॉट बनाऊंगा तो वहां फैन का ब्लेड मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी है? नहीं, ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं, कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो बोलता क्या है प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहता है कि पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है किसी भी चीज की, और तब जाके आप वहां पे कितना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ये बता पाओगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए तो इसका मतलब है कि किसी भी वॉल्यूम में
प्रोबेबिलिटी पाए जाने की क्या है? किसी ने बोला चलो जरा इस पोजीशन के लिए बताओ प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ हमको पता है कि इसका प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 है। वॉल्यूम चाहे ये पूरा बड़ा, ये पूरा ही स्पेस ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पाए जाने की क्या है? 0 है। मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम भी यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब साई भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आगे आने वाला है। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? साई से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल, कुछ नहीं है। दिस इज प्रोबेबिलिटी जो आप बचपन में पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दोनों ही चीज बोलते हैं। अब इसके अंदर में आपको कहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो सकता है वो 0 ना हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो उस केस में आप कैसे निकालिएगा कहीं पे किसी पोजीशन पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी? तो कहता है ना कि भैया जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, आप क्या करोगे ना कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो था, जो इसका साई था, उसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। और छोटा वॉल्यूम का होता है क्या? डीवी। तो छोटे वॉल्यूम डीवी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका काम बन जाएगा। कभी आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस समझाने के लिए बता दे रहा हूं मैं। कभी इसकी जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको इसके अंदर की कहानी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो साई इंटू डीवी कर दो, काम बन जाएगा। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सिंपली प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप इसको आसान भाषा में प्रोबेबिलिटी मान के भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रखना कि इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं, ना कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बाकी कहानी वैसे ही रहने वाली है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यही कहानी है भैया प्रोबेबिलिटी की, कि भैया प्रोबेबिलिटी कैसी है, उसको हम किस टर्म से बताते हैं। तो इस पूरी कहानी में जो कहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसको डिनोट किया जाता है। ये खूबसूरत सा टर्म दिख रहा है, दैट इज साई। इस साई से ही बताते हैं कहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है। डी और वी क्या है? रिया डीवी अभी पढ़े हो, डिफरेंशिएशन पढ़े हो। उसमें छोटे पार्ट के लिए हम क्या लेते हैं? डीवी लेते हैं। कहीं भी छोटा वॉल्यूम है तो हम क्या लिख सकते हैं? डीवी लेते हैं। डीएक्स लेते हो छोटा एक्स के लिए, उसी तरह से ये डीवी क्या है? छोटा वी है, छोटा वॉल्यूम है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे वॉल्यूम में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। अपने को इतने से मतलब नहीं है। अपने को गणित नहीं सीखना इसमें कि कौन सा गणित किस लेवल का गणित लगाया। हमको जो इसका रिजल्ट है वो बस जानना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता किया गया था, ना कि प्रोबेबिलिटी पता किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में, मतलब इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। सॉरी, एक्सपेरिमेंट नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो भैया मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कैसा उनका? तो वो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कहाँ गया? हाँ, ये है उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो कहते हैं कि भैया हैमिल्टन इसको बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। जिंदगी में आपके कभी नहीं आएगा, बस ये बताने के लिए एनसीईआरटी वालों ने बता दिया है, तो ठीक है, ध्यान रखना। हैमिल्टन ऑपरेटर इंटू साई जो होता है वो एनर्जी इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। अभी जो 10 मिनट पहले लेक्चर दिया उसको भूल जाओ। जब ये जो पूरी कहानी डिस्कस कर रहे थे ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस याद रखना साइज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, बस आपको फील दिलाने के लिए थोड़ा कोशिश किया। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, इस इक्वेशन को बिल्कुल रट्टा मार के रखना। H हैमिल्टन ऑपरेटर इंटू साई इक्वल्स टू ई इंटू साई। या E क्या है? H क्या है? हैमिल्टन ऑपरेटर। E क्या है? एनर्जी। और साई क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सिंपल याद रखो, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। काम खत्म। ठीक है, दैट्स ऑल। इसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है। ये माइनर एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका मेजर एक्सपेंडेड फॉर्म एक और भी होता है, वो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। तो बस यही कहानी है आपके पास पूरी, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। अब कोई ये बोलता है कि भैया साइज, मतलब ठीक है, तो समझ में आ गया कि साई क्या है, किस चीज को डिनोट करने की कोशिश करता है। इसको जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो, साई का मतलब होता है ना वो मैथमेटिकल पार्ट जो कि अभी जस्ट प्रोजेक्टाइल पढ़े हो ना, प्रोजेक्टाइल में एक वर्ड पढ़े होगे, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? किसी बॉल को फेंका तो वो किस रास्ते को चूज करेगा, उस रास्ते के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये साई इलेक्ट्रॉन का ट्रेजेक्ट्री है।
मतलब इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन इस साई के अंदर रहता है। यही है वो साई, बस दैट्स ऑल। इतना दिमाग में रखो, खेल खत्म। साई कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन रखने वाली एक चीज है जिसके अंदर में सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की रखी हुई है, और वहीं से आगे चल के सब कुछ निकल जाएगा। तो बेसिकली साई इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ लेने वाला है, और उसको जैसे ही स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी की कहानी, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यही कहानी है आपके पास, इतना लंबा चौड़ा भाषण का, कि साई से आपको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा जानकारी मिल जाता है। सो यहाँ तक अपन रहने देते हैं आज की क्लास को। मुझे पता है ओवरडोज हो जाएगा अगर इसको आगे करिए तो, ठीक है, परेशान हो जाओगे। सो इसलिए मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ। जो नोट्स है वो शाम या रात तक अपलोड हो जाएगा, शाम या रात तक आपके ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है। और बाकी ठीक है, बाकी थोड़ा सा एनसीईआरटी रीडिंग डाल लो, इतना कष्ट कर लो कि एनसीईआरटी थोड़ा सा रीडिंग डाल लो, ठीक है। चलो, और ये याद रखना कि इसमें रिसर्च नहीं करना आपने को, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, इतना तो इतना ही, कोई रिसर्च नहीं करना। इसके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं। जैसे पिछले वाले देखे ना क्वेश्चंस कैसे आए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। पर कितना है कि सोचोगे कि टफ है तो कुछ नहीं होगा, और ये सोच के बैठोगे कि बिल्कुल फर्जी है, आसान है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो कायदे से, तो भैया इसका एक क्वेश्चन ही छूटेगा, चाहे वो एडवांस से एडवांस लेवल का क्यों ना हो, ठीक है। एडवांस वाले भी ना जल्दी इस टॉपिक को टच नहीं करना चाहते हैं डिटेल्स में, उनको भी पता है कि भैया टच करने का मतलब समस्या लेना है, ठीक है। चलो, दीक्षा बोल रही है कि इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। वो रिचर्ड फेमन वाला स्टेटमेंट यही है कि अगर आपने सोचा है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझ गए, मतलब आपने क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझा है, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।